टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ, राइट। तो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। उनके नाम से इस लॉ को जानते हैं, कूलॉम्स लॉ, राइट। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, राइट। तो सुनिएगा ध्यान से बेटा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charge and inversely proportional to the square of distance between them, right? समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charge and inversely proportional to the square of distance between them, right? देखिए कैसे होता है, समझ में आएगा। मैं लिख भी देता हूं स्टेटमेंट और इसको फिर हम समझते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कैसे होता है देखिए समझते हैं कि सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 and these 2 point charges Q1 and Q2 are placed at point A and B and R is the distance between these 2 point charges, right? So अब ये देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और उसी के बेस पे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये फोर्स कैसा है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैंने वर्ड यूज किया है, कॉमन वर्ड है इंटरेक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉमन वर्ड। वाई? क्योंकि हम केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, केवल फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं बोल सकते स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे श्योर नहीं कौन से चार्ज, हम जनरलाइज स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो जनरलाइज वे में अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल रहे हैं। वो स्पेसिफाई कर दिया तो फिर वो पर्टिकुलर नेचर के चार्ज को लेके अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो वहां पे फिर आप Q1 Q2 ले लीजिए, प्लस माइनस का झंझट ही खत्म, राइट। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point चार्जेस क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज। तो F क्या है? फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में। मैथमेटिकली हम क्या लिख देंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यही तो कहा उसने, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लीजिए, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अभी इसको F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख देता हूं मैं, राइट। अब यह देखिए K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और सीजीएस सिस्टम इसकी वैल्यू क्या होती है? K is equal to 1. In CGS system K is equal to 1 and in SI system K is equal to 9 into 10 to the power 9। अब यहाँ पे देखिए K है, तो ये K इसको ऐसे लिख सकते हो, K is equal to एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 में लिखूंगा तो इससे आपकी यूनिट फाइंड हो जाएगी, राइट। तो ये एफ आर मीन्स एफ क्या है? फोर्स की न्यूटन होती है यूनिट, आर डिस्टेंस है न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये चार्ज की यूनिट पर कूलम स्क्वायर, राइट। इस तरह से आप यूनिट फाइंड करके लिख लीजिए। ये मैंने आपको बताया, मैं तो लिख देता, लेकिन कैसे फाइंड करना तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस क्वांटिटी को सिंगल रख लीजिए और बाकी सारी क्वांटिटी एक तरफ कर दीजिए और उसकी यूनिट फाइंड कर लीजिए, राइट। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी की है ना, राइट। तो ये आपका कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी के को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। के की वैल्यू आल्सो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसको ग्रीक लेटर एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, जीरो लगा है सफिक्स में, राइट। और एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम। जब दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है तब ये एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, राइट। तो इस फार्मूले को हम, एक तो फार्मूला एफ का ये आ गया अपने पास, also we can write F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is also Coulomb's law, right? अभी देखिए K की वैल्यू हमको पता है तो यहां से इस फार्मूले से K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले से दिखेगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन 1 by 4 pi K, राइट। और यहाँ जब मैं वैल्यू रखता हूँ 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 है और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ से मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट। 8.85 इंटू 10⁻12 और इसके भी यूनिट फाइंड करना। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर है, ये अगर आप के से डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो के को न्यूमरेटर में ले जाकर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसको इधर लगा, एफ को इधर लिया तो ऊपर कितना है, चार्ज 2 है प्रोडक्ट में, कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में न्यूटन आ जाएगी फोर्स की यूनिट और डिस्टेंस आर की यूनिट मीटर आ जाएगी। तो इसको हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी भी आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए बेटा, ये मैंने इसका स्टैंडर्ड वैल्यू तो लिख दी, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हैंड टू हैंड यहीं पे आप लर्न कर लें। डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। अब चार्ज तो क्या है एक्चुअल में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आपने 10th में पढ़ा ना करंट की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज करंट। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, IT लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला जो है हम लिखते हैं वो पूरा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, फंडामेंटल और बेस यूनिट के टर्म्स में हम लिखते हैं, राइट। 11th क्लास में पढ़ा ना आपने, डायमेंशन वाला पूरा चैप्टर था, तो वहां आपने काफी डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन वो सब बेसिक फार्मूले हैं बेटा। मैक्सिमम फोर्स, वर्क, तो वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। आपकी जेई और नीट जो है इन एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल वाला बना के पूछते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और आप जितना भी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, सभी क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले, जब जब भी क्वांटिटी आ रही है उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला तो लिखने की हैबिट डाल लो अपने नोट्स में, राइट, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो कैसे आएगा, देखिए डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना तो कुछ नहीं करना, कूलम को लिख दिया अपन ने, आईटी लिख दिया ना, तो करंट की यूनिट पता है आपको एम्पियर, और टाइम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले एटी स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे निकालेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या है, mlt-2 जो डायमेंशन फार्मूला, और पावर क्या है -1 आ गई, और फिर डिस्टेंस के लिए l-2 है, और सॉरी l और पावर -2 आ गई, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a2 t2, इधर आप देखेंगे तो m-1 l-1 t +2 हो जाएगा, और इधर l2 -2 अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इससे आप टोटल निकाल लीजिए। ये हो जाएगा m-1 l-1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 t 2O2 4 और a2। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, राइट। दिस इज द वे टू फाइंड द फार्मूला। और ऐसे जितनी भी क्वांटिटी आती जाएगी उनके लिखने की आदत डाल लो बेटा, आपको बहुत फायदा होगा इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट का, क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ फोर्स का फार्मूला फाइंड कर लिया कूलॉम्स लॉ से, तो अब ये फोर्स की
फोर्स का फार्मूला फाइंड क्या है, मैं एक बार और यहाँ लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। F इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, और Q1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q, और R इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, ओके। K को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q, एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रखता हूं मैं, क्या होगा देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये हो गया 9 इंटू 10⁹ इधर भी आ गया, और ये Q1 इंटू Q2 है तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁹ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। तो यहां से हम ये क्यों किया हमने, ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए, यूनिट ऑफ चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम सी। तो ये 1 कूलम चार्ज को हम डिफाइन करेंगे। तो बेटा अब डिफाइन करना है तो स्टेटमेंट है, लेकिन उसको रटना नहीं है। कैसे, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं केवल वो आपको ध्यान रखना है। ये इतना सा अंडरलाइन वाली ये 4 चीजें हैं, ये 4 अंडरलाइन अगर आपने ध्यान से एक बार समझ लिया ना क्वेश्चन, और ये 4 अंडरलाइन याद रखी, आपको पूरा डेफिनेशन याद रहने वाली है, रटना नहीं है। फिजिक्स इज फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर मेमोराइजिंग, राइट। फिजिक्स समझना है, रटना नहीं है। तो ये देखिए ये 4 अंडरलाइन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसी के बेस पे मैं पूरा डेफिनेशन यहाँ बताने वाला हूँ आपको, किसका, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज। कैसे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखा है क्योंकि दोनों इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q, या तो दोनों को प्लस 1 ले लेता हूँ या माइनस 1। तो 1 क्या है, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या है उसकी मेजरमेंट, कूलम। ऐसा यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 कूलम चार्ज, राइट। क्योंकि यहाँ मैं डिफाइन करूंगा 1 कूलम चार्ज, तो बोलोगे सर आपने यूनिट तो लिखी नहीं, तो वो अपने आप हो गया ना बेटा, यूनिट मैग्नीट्यूड आ गया, तो किसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को। तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम, ये क्या है, क्यों क्या है, चार्ज। so 1 coulomb charge is that much charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter, which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge, from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10⁹ Newton, right। definition clear है। देखो कुछ भी नहीं करना है, रटना ही नहीं है। 1 coulomb charge is that much charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10⁹ Newton, right। ये डेफिनेशन हो गई, मैं लिख भी देता हूँ डेफिनेशन आपको यहाँ पे, ये स्टेटमेंट पूरा लिख दिया मैंने, डेफिनेशन जो है ना, 1 coulomb charge is that much charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10⁹ Newton, right। ये डेफिनेशन होगी, इस तरह से डेफिनेशन आपको लर्न करना है। तो ये समझ के है ना, क्योंकि अंडरलाइन जो चीजें थी उसी को मैंने वर्ड्स में अरेंज कर दिया तो डेफिनेशन बन गई, तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसा यूनिट तो हमने चार्ज की पढ़ ली, सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होती है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, क्या बोलते हैं उसको, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को बोलते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होती है, राइट। अब देखिए इनका एक रिलेशन भी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम, राइट। तो 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 कूलम जो है वो 4.8 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 स्टेट कूलम लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 16 3 are 48 डेसिमल हटाने के बाद, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9
स्टेट ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज का रिलेशन आ गया 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, राइट। ये पूरा कूलम्ब्स लॉ आपका मेरा यहाँ पे पूरे उसमें है, कहीं भी मैंने कोई चीज रब नहीं की। अब यहाँ पे कुछ इसकी स्मॉलर यूनिट को भी बात कर लें। 1 मिली कूलम्ब, 1 मिली कूलम्ब किसके इक्वल होता है बेटा? 10⁻³ कूलम्ब। ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कन्वर्शन आना चाहिए, राइट। और एक होता है 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब होता है, 1 माइक्रो कूलम्ब होता है 10⁻6 कूलम्ब, राइट। फिर होता है 1 नैनो कूलम्ब, दैट इज 10⁻9 कूलम्ब। और एक होता है 1 माइक्रो कूलम्ब भी अगर आपको आ जाता है तो इसको 1 पिको कूलम्ब भी बोलते हैं, दैट इज 10⁻12 कूलम्ब। ये खैर जनरली नहीं आता, लेकिन ये माइक्रो तक के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी नैनो वाला भी देते हैं। तो आपको याद रहना है कन्वर्शन कैसे करना है ऐसा यूनिट में, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जितनी फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में थी वो सभी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए। तो कई बार वो चार्ज की वैल्यू माइक्रो कूलम्ब में देगा, मिली कूलम्ब में देगा, नैनो कूलम्ब में, तो उसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेशन आना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस, राइट। ये पूरा कूलम्ब्स लॉ आपको बोर्ड पे देखिए, आपको इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है मैंने रब भी नहीं की, सब कुछ यहाँ पे पूरा आ गया प्रॉपर, राइट। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अभी हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया, अब उसी का वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या था, एक बार और रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा था, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, these are placed at point A and B, and R1 and R2, these are the position vector of the charge Q1 and Q2 with respect to origin O। मींस कैसे लिखेंगे इसको, R1 क्या है, R1 इज इक्वल टू, R1 क्या है, OA, एंड R2 OB, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 R2, पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 और Q2 के, ठीक है। अब R12 अगर हम फाइंड करते हैं, R12 क्या है, R12 वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 कौन सा है, R12, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ऐसे ही वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 कौन सा होगा बेटा, R21, दैट इज R1 माइनस R2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर भी इनके फाइंड करते हैं। अगर यूनिट वेक्टर R12 में लिख रहा हूं, दैट इज यूनिट वेक्टर R1 मींस वेक्टर, इसके डायरेक्शन क्या बताएगा, ये Q1 से Q2, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 R12, so that is R12 vector upon R12, and unit vector directed from Q2 to Q1, that is R21, R21 के that is equal to R21 upon R21 magnitude, ठीक। so clear है ना। R12 क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, एंड R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। अब यहाँ पे F12 क्या है, F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, एंड F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इससे आप सफिक्स में देखेंगे जो पहले लिखा है उसमें फोर्स लग रहा है बाद वाले चार्ज के कारण, ठीक है ना। ये समझने के लिए ध्यान रखिएगा कि F12 लिखा है तो चार्ज Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, और F21 लिखा है मींस चार्ज Q2 पे फोर्स एक्ट करेगा या एक्सर्ट होगा चार्ज Q1 के कारण। नाउ वी विल फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर। कैसे, देखिए सबसे पहले हम F21 लिखता हूं मैं इक्वेशन, F21 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर, क्योंकि क्या है, Q1 ने Q2 पे एक्सर्ट किया है फोर्स तो वो डायरेक्टेड अवे, ठीक। अभी मैंने नेचर ऑफ चार्ज की बात नहीं की है,
ठीक है, लेकिन Q1 से Q2 की तरफ फोर्स, ऐसा बोला है मैंने, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसलिए वो डायरेक्शन बताई हुई है ना, सो दैट इज अलोंग ए बी। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में पूरा लिखता हूँ वेक्टर नोटेशन में, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया, R12 मीन्स वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, इस फोर्स की, दैट इज फ्रॉम Q1 टू Q2। क्लियर? अभी ऐसे ही अगर मैं F21 को निकालता हूं, F21 निकालिए, F12 को निकालता हूं, F12 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन BA स्क्वायर। और F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइक दैट। ठीक, ये F12 की भी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब एक और चीज यहां देखिएगा कि ये दो यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मींस अगर मैं R12 कैप लिखता हूं तो दैट इज माइनस R21 कैप लिख सकता हूं, या वेक्टर की फॉर्म में भी लिखूं तो ऐसे कर सकता हूं। R21 को अगर मैं लिखता हूं तो F12 अगर मैं लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R माइनस R12 में कैप लिख देता हूँ, R12 स्क्वायर लिख देता हूँ अगर मैं, ये चेंज कर दिया मैंने, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इज इक्वल टू माइनस R21 कैप है, मैंने इसको यहाँ पे R21 को रिप्लेस कर दिया माइनस R12 से, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ गई, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप। और ये वैल्यू किसकी बेटा, ये देखिए यहां से F21 की, सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स force exerted by the charge Q1 on Q2 and force exerted by charge Q2 on Q1, these are equal in magnitude and opposite in direction। ठीक, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं दोनों एक दूसरे पे। मीन्स कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाई? बिकॉज़ दिस फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और बहुत अच्छे से बेटा इसको समझना, ध्यान रखना, क्योंकि वो केवल ये मेंशन करते हैं, इफ प्रोडक्ट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इफ प्रोडक्ट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, what will be the nature of force between 2 point charges? ये कब पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा है कुछ? आपको कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में लिखा रखा, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बिना सोचे बेटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मींस ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ये कब हो सकता है बेटा, या तो दोनों चार्ज अगर नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहना ही है, राइट। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, मींस दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। फोर्स कैसा होगा, नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक, ऐसे ही Q1 Q2 इज लेस देन 0, अब तो अपने आप आंसर बता देंगे। Q1 Q2 इज लेस देन 0 तो कब होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट नेगेटिव होगा ना प्रोडक्ट, तो उस केस में कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। इसको आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, कि डायग्राम में बना दिया आपने दो चार्ज, या डायग्रामेटिकली भी हमने शो कर दिया कि ये पहले केस में देखिए चार्ज Q1 Q2 यहाँ पे है ना, ये इनकी सिचुएशन है, तो ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव अगर है तो दोनों फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, और R12 कैप डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 R12, ओके। तो ये कैसा केस हो जाएगा, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 वाले केस में, और Q1 Q2 इज लेस देन 0 अगर है, Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो उस केस में देखिए Q1 Q2 वही थे, लेकिन अब फोर्स के डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ गया। F12 Q1 से Q2 की तरफ है, F21
Q2 से Q1 की तरफ है। R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा ना ये फोर्स कैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किस कंडीशन में होंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए एक और कंडीशन बताता हूं मैं कि ये जो फोर्स हमने लिखे हैं दोनों, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसको हम यूनिट वेक्टर है उसको वेक्टर R12 और वेक्टर R21 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो R12 को अगर रिप्लेस करता हूं तो F12 और F21 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, F21 की इक्वेशन जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी R12 वेक्टर लिख रहा हूं तो बेटा ये R12 केप जो है R12 अपन R12 है ना, R12 वेक्टर अपन R12 उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये R12 ऑलरेडी स्क्वायर था तो R12 क्यूब हो जाएगा ये। ऐसे F12 इक्वेशन लिखेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, तो ये R21 क्यूब हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना बेटा है, क्यूब अगर लिख रहे हैं तो कंफ्यूज, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में स्क्वायर आता है, लेकिन यूनिट वेक्टर को जब हम रिप्लेस करेंगे उसके यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, तो इसलिए वो क्यूब बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज कूलॉम्स लॉ इन vector form. Now we will discuss dielectric constant. Dielectric constant. This is also known as relative electrical permittivity. Clear? तो देखिए अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे टू डिफरेंट सिचुएशन में। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि सपोज टू पॉइंट चार्जेस आर हेल्ड इन ए मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। ओके, तो देखिए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इस केस में निकालेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Fm is equal to ये Fm is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है मैंने, एप्सिलॉन लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की। अगर एप्सिलॉन के लिए बात करते हैं एब्सोल्यूट ठीक। अब यही दो चार्ज सेम टू चार्ज आर हेल्ड एट द सेम डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। तो उसको लिखेंगे Fo दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको 2 मैंने बोल दिया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक। तो देखिए आप उसको डिवाइड कीजिए तो Fo अपॉन Fm लिखा मैंने, Fo अपॉन Fm लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एक बार आप पूरा लिख लीजिए चाहे तो ये तो पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है बेटा, है ना। और इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप देखते हैं तो Fo अपॉन Fm दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r और आल्सो वी कैन से k। एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन r रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय k। k से डिनोट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब देखिए इसके बेस पे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम परमिटिविटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों के टर्म्स में हम 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। पहले हम परमिटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस में एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हो गई, कुछ नहीं करना, दोनों परमिटिविटी का रेशियो बोल देना है। अब इसको फोर्स के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस held at certain distance in vacuum to the force of interaction between same 2 point charges placed at the same distance in a medium। क्लियर? समझ में आई डेफिनेशन? अब देखिए बेटा, ये कूलॉम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा, इन दोनों को भी थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या इनमें सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है ना। इनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को मैं यहाँ पे आपको केवल ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, कंपैरिजन से समझ में आएगा। क्योंकि कई बार हम रिलेट कर लेते हैं, वहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो थोड़ा सा कहीं रिलेट होती चीजें, तो क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं कि बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि दोनों स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, दोनों फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव हैं। एंड बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? सेंट्रल फोर्स है। वो सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं, ये सेंटर ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज के सेंटर से एक्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये सिमिलरिटीज के पॉइंट हो गए। ठीक, अब अगर मैं डिसिमिलरिटी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि हम यहाँ पर्टिकुलर बात नहीं कर सकते हैं कि एक ही तरह का फोर्स है। तो ये फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, एंड repulsive force between 2 point charges is always greater than gravitational force between 2 masses। क्लियर? मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर, ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर। ठीक है, समझ में आया? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, force between 2 point charges depends on the medium in which these two charges are held। Force between 2 point charges depends on the medium in which these charges are held, but gravitational force is independent to the medium, it does not depend on the medium। Clear? तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजन हो गया इनका, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार रिलेट करके हम सिमिलर ले लेते हैं, सिमिलर नहीं है, कुछ डिफरेंस है। ठीक है, मैंने सिमिलरिटी बता दी और डिफरेंस भी बता दिया। क्लियर?